एक रईस परिवार, एक आलीशान हवेली और एक ही रात में 6 कत्ल। लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता दोस्तों, क्योंकि पुलिस के मुताबिक कातिल इन्हीं 6 में से एक था जो अब खुद भी मर चुका है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कातिल मर चुका है तो सच छुपा किसके पीछे है, जिस पर आपको कभी शक नहीं होगा वही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई छुपाए बैठा है। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों और आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की मूवी है रात अकेली है, द बंसल मर्डर केस। फिल्म की शुरुआत होती है मीरा बंसल से, जो एक शांत कमरे में ध्यान लगाए बैठी होती है। लेकिन इस शांति को बार बार कौवों की तेज और अजीब आवाजें भंग कर देती है। परेशान होकर मीरा बाहर जाती है और जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है वो बुरी तरह से सन्न रह जाती है। उस वक्त दर्शकों को ये नहीं दिखाया जाता कि मीरा ने ऐसा क्या देख लिया है, बस हम उसके चेहरे पे खून की बूंदें टपकते हुए देखते हैं, जो साफ इशारा करती है कि वहाँ कुछ बेहद और भयानक घट चुका है। अगले सीन में एंट्री होती है इंस्पेक्टर जटिल यादव की, जो बंसल परिवार के फार्म हाउस पे पहुँचते हैं। यहाँ का माहौल काफी अजीब होता है। पूरा बंसल परिवार मंत्र जाप और ध्यान में लीन दिखाई देता है। दरअसल ये परिवार एक गुरु माँ में गहरी आस्था रखता है और वही गुरु माँ सबको ध्यान करवा रही होती है। इसी दौरान जटिल यादव की नजर एक बच्चे की तस्वीर पे जाती है जिसपे माला चढ़ी हुई होती है। इससे ये साफ हो जाता है कि इस परिवार का कोई बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी जटिल की मुलाकात परिवार के पीए रजत सेठी से होती है, जो बंसल परिवार के बारे में कई अहम जानकारियां देता है। बंसल परिवार के मुखिया है महेंद्र बंसल, जो एक नामी न्यूज़पेपर कंपनी प्रभात मंथन चलाते हैं। उनके बेटे का नाम है प्रशांत बंसल, और जिस मीरा को हमने शुरुआत में देखा था वो कंपनी की सीईओ है और महेंद्र बंसल की पोती भी। पूरा परिवार बेहद धार्मिक है और गुरु माँ पे अटूट विश्वास रखता है। प्रार्थना के बाद जटिल आखिरकार प्रशांत बंसल से मिलता है। बातचीत के दौरान एक और अहम बात सामने आती है। ये परिवार शहर के डीजीपी मिस्टर वर्मा को निजी तौर पे जानता है और इसी डीजीपी वर्मा ने जटिल यादव को इस केस पे काम करने के लिए भेजा है। दरअसल ये पूरा परिवार फार्म हाउस में इसलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि अगले दिन मीरा के बेटे की बरसी है। यानी जिस बच्चे की तस्वीर पे माला चढ़ी थी वो मीरा का बेटा अर्जुन था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो सवाल ये उठता है कि पहले सीन में मीरा ने आखिर देखा क्या था। इसका जवाब मिलता है जब प्रशांत का बेटा माधव जटिल को अपने घर के ओपन एरिया में ले जाता है। वहाँ जमीन पे ढेर सारे मरे हुए कौवे पड़े होते हैं और उनके बीच एक कागज पे सुअर का कटा हुआ सिर रखा होता है। यही भयानक नजारा देख के मीरा पूरी तरह से घबरा गई थी। गुरु माँ का दावा होता है कि ये सब किसी काले जादू का नतीजा है। जटिल तुरंत घर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है। फुटेज में 2 नकाबपोश लोग दिखाई देते हैं जो दीवार फांद के अंदर आते हैं और सुअर का सिर वहां रख के फरार हो जाते हैं। घर पे 2 गार्ड ओम प्रकाश और उमेश यादव तैनात थे, लेकिन नाइट ड्यूटी के बावजूद भी वो किसी को नहीं पकड़ पाए। जहां तक कौवों की मौत की बात है तो पता चलता है कि महेंद्र बंसल रोज कौवों को खाना खिलाते थे। आशंका जताई जाती है कि उनके पानी में ही जहर मिलाया गया था। जटिल तुरंत सबूत इकट्ठा करवाता है, जिसमें कौवों के पानी के सैंपल भी शामिल होते हैं। फार्म हाउस से थोड़ी दूरी पे मॉल रोड होता है, जहां 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जटिल को उम्मीद होता है कि आरोपियों का सुराग वहीं से मिल सकता है, क्योंकि उनके भागने का रास्ता वही रहा होगा। इसी बीच अचानक शोर शराबे की आवाज आती है। जटिल अपने जूनियर इंस्पेक्टर नंदू के साथ वहां पहुंचता है, जहां परिवार का ही एक सदस्य आरव अजीब तरह से चिल्ला रहा होता है। वो उल्टी सीधी बातें करता है और अपने ही परिवार वालों पे हमला करने लगता है। जटिल उसे तुरंत काबू में कर लेता है। तभी मीरा वहां आती है और जटिल से आरव को छोड़ देने की गुजारिश करती है। वो आरव से कहती है, देखो आरव, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शुरुआत में ये समझ नहीं आता कि आरव ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ जाती है। फार्म हाउस का गार्ड उमेश बताता है कि आरव को यहाँ अलग थलग रखा जाता है क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट है। फिलहाल डीजीपी वर्मा फार्म हाउस पहुंच चुके होते हैं और सीधे महेंद्र बंसल से मिलते हैं। महेंद्र इस पूरे मामले के लिए राजेश बंसल को जिम्मेदार ठहराता है। उसका मानना है कि राजेश प्रभात मंथन कंपनी पर कब्जा करने के लिए ये सब करवा रहा है। इसी बीच गुरु माँ महेंद्र को शांत रहने के लिए कहती है और इसी सीन में साफ हो जाता है कि गुरु माँ का इस परिवार पे कितना गहरा प्रभाव है। वो बस इतना कहती है कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको बंसल परिवार के फैमिली स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ ताकि आगे की कहानी आपको आसानी से समझ आ सके।
इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य है महेंद्र बंसल। महेंद्र बंसल का एक बड़ा भाई भी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसी बड़े भाई का बेटा है राजेश बंसल, जो फिलहाल न्यू राइस टीवी नाम का न्यूज चैनल चलाता है। यहीं से बंसल परिवार के भीतर की असली जंग शुरू होती है। दरअसल प्रभात मंथन नाम की अखबार कंपनी को लेके महेंद्र बंसल और राजेश बंसल के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा है। जहां अखबार का पूरा बिजनेस महेंद्र बंसल और उनके बच्चों के हाथ में है, वहीं राजेश बंसल न्यूज चैनल के जरिए अपनी ताकत बनाए हुए है। महेंद्र बंसल के 2 बेटे हैं और उनके बच्चे मिला के इस परिवार में कई सदस्य हैं, जैसे रिहान, आरव, आस्था और पोती मीरा। यानी ये पूरा मामला एक परिवार के भीतर चल रही पावर स्ट्रगल की कहानी है। एक और बेहद अहम बात, राजेश बंसल डीजीपी वर्मा का पुराना दोस्त है। मतलब साफ है कि डीजीपी वर्मा इस केस में सिर्फ ऑफिशियली तौर पे नहीं बल्कि पर्सनली भी इन्वॉल्व रहेंगे। अब अगर बात करें इंस्पेक्टर जटिल यादव की, तो जटिल अब तक अनमैरिड है, जिससे उसकी मां बिल्कुल खुश नहीं रहती। जटिल एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम है राधा। नंदू मॉल रोड के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज निकलवा लेता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि वही 2 संदिग्ध लोग एक पोल्ट्री वाली गाड़ी में फरार होते हैं। जटिल और नंदू मिश्रा नाम के एक आदमी से पूछताछ करके पता लगाते हैं कि उन दोनों में से एक का नाम लखन है, जो पास के ही एक अवैध बस्ती में रहता है। पुलिस जब उस बस्ती में पहुंचती है तो लखन पुलिस को देखते ही भागने लगता है। काफी पीछा करने के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन इस चेज के दौरान एक बेहद जरूरी चीज सामने आती है। जटिल एक औरत से टकराता है और पास ही के टेंटों में कुछ बच्चों को देखता है जिनके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं। यह सीन आगे चल के बहुत अहम साबित होने वाला है, तो इसे याद रखिएगा। लखन के पकड़े जाने के बाद उसका दूसरा साथी भी अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में दोनों से सख्त पूछताछ होती है। दोनों बताते हैं कि उन्हें सिर्फ एक अनजान नंबर से कॉल आया था, पैसे दिए गए थे और निर्देश दिया गया था कि फार्म हाउस में सुअर का कटा हुआ सिर रख देना है। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। ये दोनों लड़के न्यू राइस टीवी में काम करते थे और वही चैनल जिसे राजेश बंसल चलाता है। ये बात डीजीपी वर्मा राजेश बंसल को बताते हैं। राजेश तुरंत पलटवार करता है और कहता है कि ये सब महेंद्र बंसल और उसके परिवार की साजिश है ताकि उसे फंसाया जा सके। राजेश का आरोप होता है कि ये सब उस ढोंगी गुरु माँ के इशारे में किया गया है। इसी बीच जटिल फार्म हाउस के सीसीटीवी कैमरों की जांच करवाता है। तभी उसे पता चलता है कि टूल शेड के ऊपर लगा हुआ एक कैमरा बंद था। ये कैमरा इसलिए बंद करवाया गया था क्योंकि उससे मीरा के कमरे का कुछ हिस्सा दिखाई देता था, जो मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिलहाल उस कैमरे को दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाता है, लेकिन उसकी फुटेज देखने के लिए सिस्टम अपग्रेड करना जरूरी होता है, जो कि अर्जुन की बरसी के बाद किया जाएगा। इधर पुलिस स्टेशन में पकड़े गए दोनों आरोपियों को बचाने के लिए एक वकील आती है, मिस निशा। और दोस्तों, ये वही औरत है जिससे जटिल उस अवैध बस्ती में टकराया था। दोनों आरोपी ये भी बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ सुअर का सिर रखा था, लेकिन कौवों की मौत में उनका कोई हाथ नहीं है। जब वे वहां पहुंचे थे तब कुछ कौवे उड़ भी नहीं पा रहे थे, बल्कि जमीन पे रेंग रहे थे, जैसे उन्हें कोई नशा दिया गया हो। अब जिस नंबर से उन दोनों को कॉल आया था वो सिम PMPL नाम की कंपनी के नाम पे रजिस्टर थी, यानी कि प्रभात मंथन प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब साफ था, फोन करने वाला कोई न कोई बंसल परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। ये जान के जटिल तुरंत बंसल परिवार के फार्म हाउस में पहुंचता है, लेकिन गार्ड दरवाजा नहीं खोलते। जटिल दीवार फांद के अंदर घुसता है और गार्ड रूम में उमेश को गहरी नींद में सोता हुआ पाता है, जैसे उसे कोई दवा दी गई हो। तभी जटिल खिड़की के बाहर मीरा को खड़ा देखता है, जिसके कपड़ों पे खून के छींटे होते हैं। मीरा बस इतना कहती है कि सब खत्म हो गया, सब चले गए। जटिल मीरा को उमेश के साथ गार्ड रूम में रुकने को कहता है और खुद अंदर चला जाता है। सबसे पहले उसकी मुलाकात आस्था से होती है, जो बताती है कि वो और रिहान एक कमरे में बंद थे। ऊपर जाके जटिल देखता है कि गार्ड ओम प्रकाश खून से लथपथ पड़ा है, जैसे उस पे बेरहमी से हमला किया गया हो। घर के बाकी सदस्य अपने अपने कमरों और कॉरिडोर में मरे पड़े होते। सभी के मुंह ढके हुए थे और हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। सिर्फ आरव की लाश नीचे पुल में मिलती है। कुल मिला के बंसल परिवार के 6 लोग मारे जा चुके थे और एक गार्ड गंभीर रूप से घायल था। जटिल तुरंत पुलिस को सूचना देता है। थोड़ी ही देर में पूरी फोर्स पहुंच जाती है।
केस की जिम्मेदारी एसपी चौहान को दी जाती है, जो शुरू से जटिल के खिलाफ नजर आते हैं। इसके बाद फॉरेंसिक टीम आती है, जिसकी इंचार्ज होती है डॉक्टर पानीकर। वो एक बेहद सख्त अधिकारी होती है, हर सबूत बारीकी से इकट्ठा करती है। मीरा को भी जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ होता है। पुल से एक दराती बरामद होती है और आशंका जताई जाती है कि इसी हथियार से सभी की हत्या की गई है। मीरा अपने बयान में बताती है कि वो बाथरूम में थी, तभी किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। बाद में उसे चीखें सुनाई दी। बाहर निकलने पर उसने अपने अंकल को घायल हालत में देखा, फिर आरव को हाथ में दराती लिए अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। गार्ड ओम प्रकाश बीच में आ गया, संघर्ष हुआ और उसी दौरान आरव पुल में गिर के मर गया। इस बयान से ऐसा लगता है कि आरव ने नशे की हालत में पूरे परिवार की हत्या कर दी। आरव ड्रग एडिक्ट था, 2 बार रिहैब भी जा चुका था और मानसिक रूप से भी अस्थिर था। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी ये बताती है कि हत्या उसी दराती से हुई है और आरव के शरीर में ड्रग्स पाए गए हैं। केस लगभग ओपन एंड शट जैसा लगने लगता है, लेकिन जटिल को शक होता है। कुछ लोग अपने बेड और लैपटॉप पे मरे मिले थे, यानी उन्होंने जिंदा रहने के लिए संघर्ष तक नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि उन्हें पहले सुलाया गया था। गार्ड उमेश भी इसी वजह से बेहोश पड़ा था। जटिल का मानना होता है कि आरव इतना शातिर नहीं हो सकता कि पूरे घर को दवा देकर सुला दे, यानी असली कातिल कोई और है जिसने आरव को सिर्फ मोहरा बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे एक दिन पहले कौवों को दवा देके मारा गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कौवों के पानी में क्लोनाज़ेपाम ड्रग पाई जाती है। डीजीपी आदेश देते हैं कि ये ड्रग विक्टिम के शरीर में भी चेक किया जाए। इसी बीच जटिल को पता चलता है कि एसपी चौहान के कहने पे पकड़े गए दोनों आरोपियों को जबरदस्ती पीटा जा रहा है ताकि वो हत्या कबूल कर ले और केस बंद किया जा सके। आगे जटिल लैपटॉप डेटा को चेक करता है। माधव बंसल के लैपटॉप से पता चलता है कि प्रभात मंथन कंपनी 2000 करोड़ की डील करने वाली थी और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जिस नंबर से आरोपियों को कॉल आया था वो नंबर आरव का निकला। कुल मिला के सारे सबूत आरव की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन जटिल जानता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी सब के पैरेलल में जटिल और राधा की कहानी भी चल रही होती। जटिल राधा को पसंद करता है, लेकिन दोनों की कुंडली में एक भी गुण नहीं मिलता। राधा फिलहाल अपनी पढ़ाई कर रही होती है और यही वजह है कि जटिल ने अभी तक उसे प्रपोज नहीं किया। वो चाहता है कि राधा पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। बस दिक्कत ये है कि दोनों एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पा रहे होते हैं। जटिल अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करता है, उसे नाइटमेयर्स आते हैं और नींद भी पूरी नहीं होती। ये मामला अब मीडिया में पूरी तरह उछल चुका होता है। एडवोकेट निशा उन 2 लोगों के लिए लड़ रही होती है जिन्हें पुलिस लॉकअप में रख के बेरहमी से पीटा जा रहा था, यहाँ तक कि एक आदमी की आंख तक जख्मी कर दी गई थी। इस पे डीजीपी वर्मा एसपी चौहान पे भड़क जाते हैं क्योंकि टॉर्चर बिना ठोस सबूत के कराया जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि पब्लिक एसपी ऑफिस का घेराव करने लगती है। उधर आस्था राजेश बंसल के न्यूज चैनल सनराइज टीवी पे जाकर बयान देती है। इस वजह से केस की कई प्राइवेट बातें अब पब्लिक डोमेन में आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा उम्मीद किया गया था, सभी विक्टिम्स के शरीर में क्लोनाज़ेपाम ड्रग पाया गया था, जो पेट के जरिए लिया गया था, यानी उसे खाने में मिलाया गया था। अब सवाल उठता है किस खाने में, और जवाब है खीर। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 3 लोगों ने वो खीर नहीं खाई थी। आस्था ने नहीं खाई क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट थी, मतलब कि वो दूध की चीजें नहीं खा सकती। गार्ड ओम प्रकाश ने नहीं खाई क्योंकि वो खाने से पहले राउंड पे चला गया था, और मीरा ने भी नहीं खाई क्योंकि उस दिन उसका खीर खाने का मन नहीं था। ये जार के जटिल तुरंत आस्था से मिलने जाता है, जो उस वक्त सनराइज टीवी के ऑफिस में ही होती है। आस्था वहाँ सीधे सीधे बता देती है कि कत्ल आरव नहीं कर सकता। आस्था बताती है कि उस रात आरव उनके साथ बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था। वो बहुत शांत था, नॉर्मल था, तो कुछ ही मिनटों में वो कैसे ऐसा कर सकता है। आस्था बताती है कि उसने गार्ड ओम प्रकाश को घर के अंदर जाते हुए देखा था, क्योंकि घर का पिछला दरवाजा खुला रह गया था। इसी वजह से पूरे घर को दोबारा चेक किया जा रहा था। तभी अचानक शोर मचा, ओम प्रकाश ऊपर की तरफ दौड़ते हुए आया और कुछ ही देर बाद मीरा खून से लथपथ नीचे आई। वो आस्था और रिहान को बंद करके चली गई और देखते ही देखते पूरा कांड हो गया। अब आस्था एक खतरनाक खुलासा करती है। वो बताती है कि जिस प्रभात मंथन की धरोहर को लेके बंसल फैमिली में लड़ाई चल रही है, वो कंपनी तो पहले से ही खत्म होने के कगार पे है। मीरा बंसल ने कंपनी की एसेट्स पे लोन लेके कंपनी को लगभग बर्बाद कर दिया है, और ये सब उसने अपने बेटे अर्जुन की मौत के बाद किया। आस्था के मुताबिक ये पूरा खेल गुरु माँ का है।
एक ढोंगी जो कंपनी का सारा पैसा अपने नाम करना चाहती है। गुरु माँ घंटों आरव के साथ कमरे में बंद रहती थी, ये कह के कि वो ध्यान के जरिए उसे ठीक कर देगी। लेकिन हो सकता है कि उसी ने आरव को भड़काया हो या उसके दिमाग के साथ कुछ ऐसा किया हो जिससे ये सब हुआ। यहाँ तक कि आस्था को शक है कि आरव के नाम पे किए गए फोन कॉल्स भी गुरु माँ ने ही किए होंगे। मतलब साफ है, आस्था का पूरा शक गुरु माँ पे था। इसके बाद हम गुरु माँ की देखरेख में परिवार के 6 लोगों का अंतिम संस्कार होते हुए देखते हैं। फिर जटिल गुरु माँ से मिलने जाता है और एक अहम सवाल पूछता है, जिस खीर में ड्रग मिलाया गया था वो तो गुरु माँ का ही प्रसाद था, है ना? गुरु माँ जवाब देती है, खीर तो घर की रसोई में बनी थी, तो फिर वो उसमें मिलावट कैसे कर सकती है? उसके हिसाब से ये सब कुछ आरव ने ही किया था। वो पहेलियों में बातें करती है और यहाँ तक कह देती है कि जटिल भी अकेलेपन से जूझ रहा है, रातों को सो नहीं पाता। यह सुन के जटिल घबरा जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है मीरा के पति, जो लंदन में रहने वाले एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वो अपने बेटे की बरसी में भी नहीं आए थे क्योंकि मीरा से उनका रिश्ता टूटा हुआ है और उन्हें बंसल फैमिली से लगभग निकाल दिया गया है। वो बताते हैं कि उनके बेटे को पल्मोनरी कंडीशन हो गई थी। जब तक उसे लंदन लाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके हिसाब से सारे कत्ल आरव ने ही किए हैं क्योंकि पूरा परिवार आरव को जानवरों की तरह ट्रीट करता था। इसी बातचीत के दौरान मीरा का पति फोन पे क्लोनाज़ेपैम दवा को ऑर्डर करता है। जटिल तुरंत पूछता है, ये दवा किसके लिए है? वो बताते हैं कि ये दवा मीरा के लिए है क्योंकि अर्जुन की मौत के बाद उसे नींद नहीं आती। और यही एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिस दवा का इस्तेमाल खीर में सबको सुलाने के लिए किया गया था, वो दवा मीरा पहले से ही ले रही थी। इसके बाद डॉक्टर पनिकर बंसल के घर आकर पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देती है कि कत्ल किस तरह हुआ होगा। डॉक्टर पनिकर खून के पैटर्न को एनालाइज करते हुए बताती है कि आरव हाथ में औजार लेके चार्ज करता है और उसी वक्त नीचे से गार्ड ओम प्रकाश आता है और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती। इसी बीच मीरा बंसल नीचे की ओर भागती है। ओम प्रकाश घायल हो जाता है और आखिर में आरव नीचे स्विमिंग पूल में गिर के मर जाता है। मतलब मीरा बंसल ने जो घटनाक्रम बताया था वो काफी हद तक सच। यहाँ तक कि जिस औजार से हमला किया गया था वो भी टूल शीट के ऊपर रखा हुआ मिलता है, यानी कि वही दराती। और अगर ध्यान दिया जाए तो टूल शीट के ऊपर लगा कैमरा काम नहीं कर रहा था। इस पे जटिल कहता है कि उसने एक दिन पहले ही कैमरा को ऑन करवाया था। भले ही गार्ड्स को लाइव फीड नहीं मिल रही थी, लेकिन कैमरा कंपनी के सर्वर पे रिकॉर्डिंग जरूर होगी। तुरंत फीड चेक की जाती है और वहाँ जो दिखता है वो केस की दिशा ही बदल देता है। फुटेज में मीरा बंसल को टूल शेड की तरफ जाते हुए देखा जाता है और ठीक 5 मिनट बाद वो वापस लौटती है। अब पूरा शक मीरा बंसल पे आ जाता है। डॉक्टर पनिकर को दोबारा एनालिसिस करना पड़ता है, इस बार ये मान के कि मीरा ही कातिल हो सकती है। अब सवाल उठता है कि मीरा आखिर ऐसा क्यों करेगी। जांच में आता है कि मीरा कंपनी का सारा पैसा INB नाम की कंपनी में ट्रांसफर कर रही थी। कहीं न कहीं बंसल फैमिली को इस बात की भनक लग चुकी थी। यहाँ तक कि आस्था के पिता 1 हफ्ते के अंदर प्रभात मंथन छोड़ने वाले थे। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि INB एक कोरियन शेल कंपनी है जिसके जरिए हजारों एकड़ जमीन खरीदी जानी थी और उसी जमीन पे बनने थे गुरु माँ के आश्रम, होटल्स और रिजॉर्ट्स। कत्ल वाली रात माधव बंसल कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक कर रहे थे और विवेक बंसल भी कंपनी छोड़ने का मन बना चुके थे। मतलब कि अब मीरा से तो कोई खुश नहीं था और ऐसे में मुमकिन हो सकता है कि मीरा और गुरु माँ ने मिलकर सबको मार दिया। जटिल दोबारा मीरा से पूछताछ करता है और सीधे टूल शेड वाले कैमरे की फुटेज दिखाता है। मीरा सफाई देती है कि वो छुपकर स्मोकिंग करने बाहर गई थी। वो गुरु माँ का भी बचाव करती है और कहती है कि गुरु माँ तो आरव को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव ने उनकी बातों पे चलने के बजाय गलत कदम उठा लिया। इसके बाद जटिल पीए रजत से बात करता है। रजत बताता है कि प्रभात खबर को एक मामूली अखबार से बड़ा ब्रांड मीरा ने ही बनाया था, लेकिन बेटे अर्जुन की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट गई और तभी से कंपनी के पैसे इधर उधर ट्रांसफर करने लग गई। अब सवाल ये था कि आखिर अर्जुन किन हालातों में मरा था जिसने मीरा को इतना बदल दिया। जटिल अर्जुन की मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाता है और डॉक्टर पनिकर से जांच करवाता है। डॉक्टर बताती है कि अर्जुन को एक खास तरह का निमोनिया हुआ था। वो बीमारी सिर्फ 10% मामलों में ही जानलेवा होती है। अर्जुन को पहले से एयर इन्फेक्शन की दिक्कत रहती थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ने के चांसेस ज्यादा थे।
इसी दौरान जटिल और डॉक्टर पनिकर के बीच हल्की तकरार हो जाती है। डॉक्टर को लगता है कि जटिल बेवजह केस को खींच रहा है ताकि नाम कमा सके, लेकिन जटिल कहता है कि मुझे पूरा काम किए बिना नींद नहीं आती और शायद आपको भी काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ये बात डॉक्टर पनिकर को सोचने पे मजबूर कर देती है। आगे जटिल राधा से मिलने जाता है और तभी उसे डॉक्टर पनिकर का मैसेज आता है। वो उसे तुरंत मिलने बुलाती है। मुलाकात में एक चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। अर्जुन की मौत 31 जनवरी को हुई थी, लेकिन 24 जनवरी को स्कूल से उसे एक फिटनेस सर्टिफिकेट मिला था जिसमें वो पूरी तरह फिट बताया गया था। अर्जुन एक स्विमर था और चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाला था। इसी वजह से ये रिपोर्ट बनाई गई थी। ऐसे में सिर्फ एक हफ्ते में उसकी हालत इतनी बिगड़ जाना लगभग नामुमकिन था, जब तक कि बाहर से कुछ ऐसा ना हुआ हो जिसने उसकी हालत अचानक खराब करती हो। तब जटिल को याद आता है कि जब वो इल्लीगल बस्ती में निशा से टकराया था तो उसने वहाँ कुछ बच्चों को नेब्यूलाइजर यानी कि ऑक्सीजन मास्क के साथ देखा था। यानी कि 24 से 28 जनवरी के बीच कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जिसने अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। इसी वजह से जटिल फैसला करता है कि वो एडवोकेट निशा से बात करेगा। उसे शक था कि इस पूरे मामले में निशा को कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा। जटिल जब निशा से मिलता है तो निशा उसे बताती है कि पिछले साल 26 जनवरी को आखिर हुआ क्या था। उस दिन अचानक कई बच्चों को एक साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल 26 जनवरी को स्कूल में एक फंक्शन था और उस फंक्शन की चीफ गेस्ट थी मीरा बंसल। मीरा मंच में भाषण दे रही थी और बच्चे एक बंद कमरे से बैठ के उनकी स्पीच सुन रहे थे। लेकिन उसी कमरे के अंदर एक मेन होल कवर था, यानी गटर का ढक्कन। उसी मेन होल से जहरीली गैस लीक होने लगी। कमरा वैसे ही छोटा था, हवा की जगह नहीं थी और जैसे जैसे गैस लीक हुई बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उल्टियां शुरू हो गई और हालत मिनटों में बिगड़ गई। नतीजा ये हुआ कि कुछ बच्चों की मौत हो गई और कुछ आज भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि स्कूल गटर के ऊपर बना ही क्यों? तो जवाब है, ये पूरी बस्ती ही इल्लीगल थी। स्कूल भी वही बना दिया गया जहाँ जगह मिल गई। लेकिन असली सवाल ये था कि गटर में जहरीली गैस आई कैसे? निशा बताती है कि पास ही एक कोरियन रबर फैक्ट्री थी जो अपना टॉक्सिक वेस्ट सीधे गटर पे छोड़ती थी। उसी जहर की वजह से ये हादसा हुआ। हादसे के बाद फैक्ट्री रातों रात बंद हो गई। सारे कर्मचारी भाग गए और क्योंकि फैक्ट्री विदेशी थी, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि उसका असली मालिक कौन था। इस केस में पुलिस ने बिना वजह स्कूल के मास्टर जी और एक हलवाई को दोषी ठहरा दिया, लेकिन फैक्ट्री की कोई जांच हुई ही नहीं। अब कहानी और भी डरावनी हो जाती है। उस स्कूल फंक्शन में मीरा बंसल भाषण दे रही थी और उसी फंक्शन में मीरा का बेटा अर्जुन भी मौजूद था। वो बच्चों में भारत का झंडा बांट रहा था, यानी अर्जुन भी उसी जहरीली गैस के संपर्क में आया था। अब साफ हो जाता है कि उसी गैस एक्सपोजर की वजह से अर्जुन की हालत बिगड़ी और एक हफ्ते के अंदर उसकी मौत हो गई। अब आम तौर पर कोई भी यही सोचेगा कि प्रभात मंथन जैसे बड़े अखबार ने इस हादसे की जोरदार रिपोर्टिंग की होगी, लेकिन हुआ था ठीक उल्टा। प्रभात मंथन ने इस हादसे में एक लाइन तक नहीं छापी, ना बच्चों की मौत, ना गैस लीकेज, ना फैक्ट्री का नाम। खबर को सिर्फ दबाया नहीं गया बल्कि पूरा नैरेटिव ही बदल दिया गया। इसका मतलब साफ था, प्रभात ग्रुप और वो कोरियन फैक्ट्री कहीं न कहीं आपस में मिली हुई थी। ये जान के जटिल सबसे पहले उस अवैध शमशान में जाता है जहां उन बच्चों को दफनाया गया था। जिसके बाद वो सीधा फैक्ट्री पहुंचता है। वहां उसे कुछ जले हुए कागज मिलते हैं और इन्हीं कागजों में उस कंपनी की डिटेल्स होती है, INB कंपनी। ये वही कंपनी थी जिसमें मीरा बंसल प्रभात ग्रुप का पैसा ट्रांसफर करने वाली थी। अब सारे तार जुड़ चुके होते हैं। यही वजह थी कि मीरा ने अपने ही अखबार में उस फैक्ट्री के खिलाफ कुछ भी नहीं छपने दिया। इसके बाद मीरा से फिर से पूछताछ होती है, लेकिन मीरा का जवाब पहले जैसा ही रहता है। जटिल अब खुल के कह देता है कि उसे मीरा पे शक है, क्योंकि मीरा उस रात कुछ ज्यादा ही लकी थी। उसने खीर नहीं खाई। कत्ल के वक्त सिर्फ उसका कमरा लॉक था। गार्ड ओम प्रकाश ने ठीक वक्त पे आके उसे बचा लिया और जिस दवा से सबको सुलाया गया वही दवा मीरा खुद पहले लिया करती थी। दवा उसके पास मौजूद थी। आखिर इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं जब तक मीरा खुद कातिल न हो? जटिल फिर अर्जुन की मौत का मुद्दा उठाता है और 26 जनवरी के स्कूल इवेंट्स की तस्वीरें दिखाता है। तस्वीरों में साफ दिखता है मीरा अपने बेटे अर्जुन को गोद में उठा के भागती हुई नजर आ रही है। मीरा आखिरकार मान लेती है कि उस टॉक्सिक गैस की वजह से ही अर्जुन की मौत हुई थी। उस हादसे के बाद मीरा को अपने पैसे, अपने काम और अपने परिवार से नफरत हो गई। ना उसके बेटे को न्याय मिला और ना ही वो अखबार में सच्चाई को छाप सकी। इसीलिए वो प्रभात ग्रुप को एसेट्स पे लोन लेकर धीरे धीरे बर्बाद कर रही थी।
वो सारा पैसा गुरु माँ को देने वाली थी, आश्रम, जमीन, होटल, रिसोर्ट्स के लिए। ये बात जब बंसल परिवार को पता चली तो उन्होंने मीरा को कन्फ्रंट किया और जटिल के मुताबिक मीरा ने अपने बेटे की बरसी से ठीक एक दिन पहले पूरा परिवार खत्म कर दिया। ये सुनते ही मीरा भड़क जाती है। वो कहती है, मेरे बेटे के साथ गलत हुआ, मैं पैसे ट्रांसफर कर रही थी, लेकिन मैंने अपने परिवार को नहीं मारा। ये कह के मीरा वहां से चली जाती है और तभी जटिल की नजर एक तस्वीर पे पड़ती है। उस तस्वीर को देख के जटिल चौंक जाता है और उसी पल से केस को लगभग सॉल्व कर लेता है। उधर दूसरी तरफ राजेश बंसल गुरु माँ को धमका रहा होता है कि मीरा जो कुछ भी उनके नाम करने वाली है वो सब राजेश वापस ले लेगा। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली खुलासा अब होने वाला है। मीरा पहले से ही इंटरोगेशन में फंसती जा रही है। अब धीरे धीरे गुरु माँ का भी नाम आने ही वाला है कि कैसे उसने बंसल परिवार के संपत्ति को हड़पने के लिए मीरा को अंदर ही अंदर भड़काया होगा। लेकिन गुरु माँ तो बेहद ही चालाक है। वो साफ कहती है, अगर मेरा नाम इस केस में आया तो सिर्फ मैं बदनाम नहीं होगी, बल्कि पूरा प्रभात ग्रुप भी बदनाम होगा। और राजेश बंसल वो भी तो परिवार का हिस्सा है, मीडिया और पब्लिक उसे भी नहीं छोड़ेगी। मतलब साफ था, अगर सच्चाई बाहर आई तो सबका नुकसान होगा। वहीं एसपी चौहान एक खतरनाक सॉल्यूशन पेश करता है। वो कहता है, हम इस केस को बहुत सिंपल बना सकते हैं। पूरा इल्जाम आरव पे डाल देते हैं, कह देंगे कि वो ड्रग एडिक्ट था, परिवार ने उसे कैद करके रखा, इसलिए उसने बदला लेने के लिए प्लानिंग की और आरव अकेला नहीं था। हम गार्ड उमेश को भी उसमें फंसा देते हैं, कह देंगे कि आरव को ड्रग्स वही देता था और उसी ने इस पूरी वारदात में उसकी मदद की। यानी एक मरा हुआ लड़का और एक गरीब गार्ड दोनों इस केस में डाल के मामले को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। असल में यहाँ पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी बना रही होती है ताकि अमीर परिवार, प्रभात ग्रुप और गुरु माँ सब बच जाए। जटिल इस मीटिंग में मौजूद होता है। वो इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है। वो साफ कहता है, दराती उमेश के पास था ही नहीं, वो तो बेहोश था, इस कत्ल में उसका हाथ नहीं हो सकता। लेकिन डीजीपी और बाकी अधिकारी जटिल की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। उनका लॉजिक साफ होता है, जनता पहले से मान चुकी है कि आरव ड्रग्स लेता था और जनता के लिए ड्रग एडिक्ट का मतलब है कातिल। आरव मर चुका है, खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता, इसीलिए उसी को दोषी बना देना सही है। वो लोग कहते हैं कि पुलिस वही करेगी जो जनता देखना चाहती है। इस तरह प्रभात ग्रुप, गुरु माँ और फैमिली की अंदरूनी गंदगी सब दब जाएगी। जटिल ये सब देख के अंदर से टूट जाता है। उसे पता था आरव और उमेश दोनों बेगुनाह है। उधर गुरु माँ ताना मारती है, इंस्पेक्टर जटिल, आप अपना नाम बदल के जतिन रख लीजिए, एल आपके लिए अशुभ है, आपके ऊपर बुरा साया है। जटिल बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। अब एक बात साफ थी, अगली सुबह तक मीडिया में ये स्टोरी जाएगी, आरव और उमेश दोषी थे, यानी कि केस क्लोज। अब जटिल के पास सिर्फ एक रात का समय होता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। इसी बीच हमें पता चलता है कि डॉक्टर पनिकर को भी केस से हटा दिया गया है। अब लोकल फॉरेंसिक टीम आएगी और मामला को रफा दफा कर दिया जाएगा। अब जटिल आखिरी बार डॉक्टर पनिकर से मदद मांगता है। वो कहता है, मुझे पता है कि कातिल कौन है, बस आप एक बार उसके पर्सपेक्टिव से फॉरेंसिक एनालिसिस कर दीजिए। डॉक्टर पनिकर मान जाती है, लेकिन जैसे ही जटिल कातिल का नाम लेता है वो शॉक हो जाती है। अब जटिल सीधा जाता है उस अस्पताल में जहां गार्ड ओम प्रकाश भर्ती है। ओम प्रकाश अब होश में होता है। जटिल बिना घुमाए पूछता है, आखिर तुमने पूरे बंसल परिवार को क्यों मारा? और ये इस मूवी का सबसे शॉकिंग पार्ट था दोस्तों, जिसके बाद ओम प्रकाश वही रटी रटाई लाइन दोहराता है, आरव ने सबको मारा, मैं तो उसे रोक रहा था। लेकिन जटिल तगड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देता है और यहीं पे हमें जटिल के माध्यम से पूरी कहानी समझ में आती है। उमेश ड्रग्स लाता था, लेकिन आरव तक पहुंचाने वाला ओम प्रकाश था। आरव के फोन से सुअर का सिर रखने वाले लोगों को ओम प्रकाश ने ही हायर किया। कौवों के पानी में ड्रग्स भी उसी ने मिलाए। माली के जाने के बाद ओम प्रकाश टूल शेड से दराती उठाता है। वो जानबूझ के पीछे का दरवाजा खुला छोड़ देता है ताकि बाद में चेक करने का बहाना बना सके। आस्था ने उसे उसी वक्त घर के अंदर देखा था। ओम प्रकाश पहले आरव को ड्रग्स देता है ताकि ये साबित हो सके कि आरव नशे में था। नाक के सैंपल भी इसी वजह से आरव के खिलाफ गए। फिर ओम प्रकाश ऊपर जाकर एक एक करके लोगों को मारता है। वो सबके चेहरों पे कपड़ा डाल देता है ताकि खून उसके कपड़ों पे ना पड़े। खीर में पहले से ही सुलाने वाली दवा मिली हुई थी, इसलिए ज्यादातर लोग संघर्ष नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ एक गलती हो गई कि सीमा और विवेक बंसल पूरी तरह बेहोश नहीं हुए थे। सीमा उठ जाती है, फाइट करती है। विवेक बाथरूम से निकल के अपनी पत्नी को बचाने आता है।
ओम प्रकाश दोनों को मार तो देता है लेकिन शोर मच जाता है। ये शोर सुन के आरव कमरे में आ जाता है। आरव अपने माता पिता को बचाने के लिए ओम प्रकाश पे हमला कर देता है। ओम प्रकाश किसी तरह नीचे बच के भागता है। आरव दराती लेके पीछे आता है। इसी बीच मीरा ये सब देख लेती है। उसे लगता है आरव ही कातिल है और ओम प्रकाश उसे बचाने आया है। हाथापाई होती है। ओम प्रकाश घायल होता है और आरव नीचे गिर के मर जाता है। इस तरह सारा इल्जाम अपने आप आरव पे आ जाता है। यहाँ तक कि मीरा भी यही मानने लगती है कि आरव ने ही सब कुछ किया है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ओम प्रकाश आखिरकार टूट जाता है और अपना कबूलनामा दे देता है। वो बताता है कि पिछले साल 26 जनवरी को जो बच्चे मरे थे उनमें उसकी बेटी रिंकी भी थी। उस दिन अर्जुन और रिंकी एक साथ थे। तब ओम प्रकाश बंसल परिवार का ड्राइवर हुआ करता था। हादसे के बाद अर्जुन को लंदन भेज दिया गया इलाज के लिए, लेकिन रिंकी को यहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। ओम प्रकाश गिड़गिड़ाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। न्याय तो दूर, न्यूज तक दबा दी गई। अखबारों में यह छपा कि गरीब लोग अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते। फैक्ट्री को चुपचाप बंद कर दिया गया, कागज भी जला दिए गए, मालिक कभी पकड़ा ही नहीं गया। जब बाकी माता पिता आवाज उठाने लगे तो बंसल परिवार ने धमकाया कि पूरी बस्ती उजाड़ देंगे क्योंकि वो इलीगल है। डर के मारे सब चुप हो गए और उसी दिन ओम प्रकाश ने ठान लिया कि अब बदला लिया जाएगा। जिसके बाद बंसल परिवार ओम प्रकाश से आंखें नहीं मिला पा रहा था। इसी वजह से उसे ड्राइवर की नौकरी से हटा के फार्म हाउस का गार्ड बना दिया गया। लेकिन यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब अर्जुन की बरसी के लिए पूरा परिवार फार्म हाउस आने वाला था, उसी पल ओम प्रकाश ने अपना पूरा प्लान बना लिया था। वो 1 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ओम प्रकाश ने सब कुछ पहले से सेट कर रखा था। खीर में ड्रग्स मिलाना, पानी में नशा डालना, आरव को लगातार ड्रग्स देना ताकि वक्त आने पे सारा शक उसी पे जाए। हालांकि उसका प्लान पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। आरव ने अचानक चीख पुकार से घर में हलचल मचा दी। इसकी वजह से मीरा और दोनों बच्चे आस्था और रिहान बच गए। लेकिन इसके बावजूद बंसल परिवार के 6 लोग एक ही रात में खत्म हो चुके थे। ओम प्रकाश जानता था कि अगर आरव को ड्रग एडिक्ट साबित कर दिया गया तो पुलिस और जनता दोनों बिना सवाल किए उससे कातिल मान लेगी। और हुआ भी यही। मीरा तक को लगने लगा कि शायद आरव ही दोषी है। लेकिन इंस्पेक्टर जटिल को यह शर्ट केस मंजूर नहीं था। जब ओम प्रकाश टूटता है और अपना कन्फेशन देता है तब असली सच्चाई सामने आ जाती है। जटिल पूरे कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन उसे पता होता है कि डीजीपी राजेश बंसल और गुरुमा इसे कभी भी बाहर आने नहीं देंगे। इसीलिए जटिल एक बड़ा कदम उठाता है। वो ओम प्रकाश का कन्फेशन सीधे मीडिया में लीक कर देता है, जिससे सच्चाई जनता के सामने आ जाती है। बंसल परिवार की साख मिट्टी में मिल चुकी होती। राजेश बंसल डैमेज कंट्रोल में लग जाता है और गुरुमा पे भी जांच बैठ जाती है। और इसके बाद एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है दोस्तों। मीरा ने जो 2000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे वो असल में हुए ही नहीं थे, होने वाले थे। प्रभात ग्रुप की संपत्ति अब भी सुरक्षित थी। कोरियन फैक्ट्री भी मीरा के नाम पे नहीं थी। असल में वो फैक्ट्री तो गुरुमा के नाम पे होती है और वही फैक्ट्री गैस लीक कांड से भी जुड़ी हुई होती है। मतलब साफ था अब इस केस में गुरुमा फंसने वाली है। जिसके बाद मीरा पूरी तरह क्लियर हो चुकी होती है। वो मीडिया के सामने आके सच बोलती है और प्रभात ग्रुप को सही दिशा में लीड करने का फैसला करती है। वही जटिल को कन्फेशन लीक करने की सजा मिलती है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन केस को सॉल्व करके जटिल को बहुत शांति मिलती है। अंत में हम देखते हैं कि जटिल के घर पे राधा, उसकी माँ और डॉक्टर पनीकर एक परिवार की तरह बैठे नजर आते हैं। राधा जटिल के साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार होती है और मजाक मजाक में जटिल कहता है, गुरु माँ ने कहा था कि मेरी जिंदगी में एक काला साया है और वो काला साया कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ही है। और जटिल की इसी मजाकिया डायलॉग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन सस्पेंसफुल कहानियां आप तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों किसी ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।